आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जब इंडियन अगेंस्ट करप्शन आंदोलन हुआ उसके भी प्रमुख सदस्य रहीं और उसके बाद दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो जन शिकायत के सदस्य भी रही हैं उनके सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हमारे साथ कौन है। हमारे साथ हैं स्वाति मालीवाल, DCW दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। आज उनसे ही हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे खुलकर। उम्मीद रहेगी कि वो भी अपने बेबाक होकर हमें जवाब दें, ताकि जो भी कुछ उनके गुस्सैले स्वभाव को लेकर भी बातें होंगी थोड़ी सी, कि क्या सच में आप अभी तक सुनते आए होंगे कि वो गुस्से वाली हैं, ये हैं। तो ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा उनसे मिलके अभी, लेकिन इस पर भी बातें होंगी। तो सबसे पहले स्वाति जी, आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपके बारे में पता चला आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, और तो अभी एक सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान भी चला रही है। सबसे पहला सवाल यही कि क्या डिजिटल की दुनिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का कुछ स्कीम का असर हो रहा है? जी, बिल्कुल असर नहीं हो रहा और जो डिजिटल दुनिया है, आज उसमें डिजिटली क्राइम करने के माध्यम बहुत बढ़ गए हैं और वो बहुत ज़्यादा तरीके से चल रहा है। अगर हम देखें विराट कोहली MS धोनी, इन तक की बेटियों को डिजिटली रेप के थ्रेट्स, डेथ के थ्रेट्स, उनको गंदी-गंदी बातें कही जा रही हैं या और जितनी भी बेटियाँ हैं इस देश की, किसी को कोई जिसका मन आता है कोई रेप थ्रेट दे देता है, कोई डेथ थ्रेट दे देता है। अगर हम देखें इवन ऑन अ प्लेटफ़ॉर्म लाइक ट्विटर उसमें अगर हम बस खोल के वीडियोज़ ही देखें, तो इतनी ज़्यादा छोटी बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करते हुए वहाँ पे वीडियोज़ चल रही हैं। सो मुझे लगता है कि वेदर इट इज़ ऑनलाइन और वेदर इट इज़ ऑफ़लाइन, वुमेन आर नॉट सेफ इन द कंट्री एंड हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो सरकार को क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए अभी भी, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अदर स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो अदर स्टेट में हम ज़्यादातर हमारी नज़रें भी नहीं होती हैं, ना मीडिया की निगाहें होती है, ना हम उतना पहुंच पाते हैं। लेकिन दिल्ली एक फोकस होता है, क्योंकि यहाँ पे नेताओं के भी कैबिन हैं, मतलब जितने भी पुलिस हेड क्वार्टर हैं वो भी हैं। उसके बावजूद भी क्राइम रेट हाई सेकेंड लेवल पे रहता है दिल्ली। जी, मेरे हिसाब से बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि देश की राजधानी रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरह इन्फेमस है। हर दिन 6 बलात्कार तो होते ही हैं दिल्ली में, उससे ज़्यादा भी होते हैं। पूरे देश की अगर हम हालत देखें तो हर 2-3 घंटे में एक रेप केस रिपोर्ट हो रहा है और ये तो वो केसेज़ हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं जिसमें महिलाएँ डर जाती हैं, उनका परिवार उनके ऊपर प्रेशर डालता है और वो केस रिपोर्ट भी नहीं कर पाती। तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, सरकारों को करने की ज़रूरत है, जिससे कि रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरह दिल्ली बदनाम ना हो और करा जा सकता है, बदलाव कर सकते हैं हम। अगर हर हाल में सज़ाएँ होंगी, तुरंत सज़ाएँ होंगी, एक प्रोसेस द्वारा सज़ाएँ होंगी, तब जाके इस देश में एक मैसेज जाएगा कि अगर किसी ने किसी महिला के खिलाफ या बच्ची के खिलाफ कुछ गलत किया, तो ये सिस्टम उसको बख्शेगा नहीं। आज फैक्ट ये है कि लोगों को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ कुछ कर देगा और कोई भी उसका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। एक डेटा है 2021 में भी पूरे देश में, मतलब भारत में, दिल्ली में अपराध सबसे अधिक थे, और 2020 में भी 2455 नाबालिग अपराध भी हुए। 21 में 2643 ये क्राइम रिकॉर्ड पहुंच गया। 22 में भी ये आंकड़ा लगभग बढ़ता ही जा रहा है। और इसके पीछे जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि ड्रग्स की लत और इंटरनेट का असर है, जिस वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है। तो क्या आपको ये लगता है कि ये इंटरनेट और ड्रग्स लेने की वजह से दिल्ली में क्राइम ज़्यादा हो रहा है? जी, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है और है बहुत ज़्यादा। फैक्ट ये है कि पूरे देश की यही हालत है, स्पेशली अगर हम राजस्थान को देखें, हरियाणा को देखें, यूपी को देखें, मध्य प्रदेश को देखें, तो क्राइम रेट्स बहुत हाई हैं और इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया, मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने कुछ गलत करा, उसके बाद उसको सख्त सज़ा हो, तुरंत सज़ा हो, प्रोसेस द्वारा सज़ा हो, तब जाके एक ऐसा सिस्टम बनता है जिसमें लोगों में ये मैसेज जाता है कि दे कैन नॉट गेट अवे विद एनी काइंड ऑफ अ
क्राइम। आज फैक्ट ये है कि लोगों को डर नहीं लगता। अगर हम देखें, वो 19 साल की लड़की, उसके साथ गैंगरेप करा गया था छावला में, हाँ। और उसको इतना तड़पा तड़पा के मारा गया, आंखों में एसिड डाल दिया, प्राइवेट पार्ट्स में अल्कोहल की बोतल घुसाई गई। ऐसी लड़की के जो कातिल थे उनको 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के छोड़ दिया कि हाँ, एविडेंस में दिखता तो है कि कातिल हैं, लेकिन टेक्निकल बहुत सारे कारण रह गए जिसमें कमियां रह गई पुलिस की जांच में, ट्रायल कोर्ट के प्रोसेस में, सिमिलरली फोरेंसिक्स में, और इस वजह से उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला उन आदमियों को और वो छूट गए। और उन्होंने छूटते ही एक कल ऑटो ड्राइवर का दिल्ली में कत्ल कर दिया। तो क्या मैसेज जा रहा है? बिल्किस बानो, वो 21 साल की थी, 5 महीने प्रेग्नेंट थी, उसको 14 लोगों ने गैंगरेप किया, उसके सामने उसके 3 साल के बेटे को मार डाला, उसकी फैमिली के 6 लोगों को और मार डाला। ऐसे रेपिस्ट और मर्डरर भी 15 साल के बाद बाहर आज़ाद कर दिए और गए। उनको आने के बाद उनकी माला भी पहनाई जाती है, उनका स्वागत भी किया बिल्कुल। जाता है। और तो वो तो है, और दूसरी ये भी है कि एक राम रहीम है, जी। बाबा है, वो जब मन करता है जेल से निकल जाते हैं पैरोल पे, 40 दिन रहते हैं, जबकि उन पे रेप का चार्ज है। तो ये कहीं ना कहीं नेताओं की मिली भगत, जो जिस वजह से उनको हिंट मिलता होगा, या फिर क्या सिस्टम की कितनी लाचारी होगी कि एक रैपिस्ट को आप जेल से पैरोल पे बाहर देते हैं, उनको वो सत्संग करते हैं, उसके बाद उनके सभा में आप जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, सिर्फ जनता से वोट के लिए। पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि ये कोई बाबा बाबा नहीं, ये बहुत बड़ा पाखंडी है राम रहीम, एक नंबर का झूठा है और रेपिस्ट है, मर्डरर है और बहुत ही बड़ा डेंजरस और शातिर क्रिमिनल है। इस आदमी को कोर्ट ने एक केस में नहीं, कई केसेस में सज़ा दी है, और ये वो आदमी है जिसके ऊपर कई 400 आदमियों का फोर्स्ड कैस्ट्रेशन करवाने का भी केस चल रहा है। इसके ऊपर बेअदबी के मामले चल रहे हैं। ये इतना डेंजरस क्रिमिनल है कि जब इसको पकड़ने गए तो 40 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा आदमी जिसको फांसी की सजा दे देनी चाहिए थी, वो आदमी आज इस पूरे सिस्टम का मजाक उड़ाता है, पूरे देश की निर्भयाओं के मुंह पे तमाचा मारता है, और जब मन आता है एक कॉल करता है और जेल से बाहर हो जाता तो है। ये किसकी लाचारी है? या मतलब वो तो अपने आप को बोलता है हम संत हैं, हम तो एकदम साफ सुथरे छवि के हैं, सिस्टम कहती है हम 40 दिन के पैरोल देंगे क्योंकि आप एक गुड पर्सन हैं, आप एक सत्संग करते हैं। तो लाचारी किसकी यहाँ पे है कि वो बाहर आए और हम उसके सत्संग में जाएं? नेता भी तो जाते हैं उनके यहाँ दरबार लगाने की, हाँ हमें वोट हरियाणा दीजिए। सरकार पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। मनोहर लाल खट्टर जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो बार बार बोलते हैं उनका पैरोल से कोई लेना देना नहीं, ये तो कोर्ट देता है, जबकि उनका ही कानून कहता है कि डिविजनल कमिश्नर देता है। डिविजनल कमिश्नर इज एन आईएएस ऑफिसर हु रिपोर्ट्स टू मनोहर लाल खट्टर जी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनकी सरकार में क्या चल रहा है। सीधे सीधे एक उस रेपिस्ट और मर्डरर को बचाने की साजिश चल रही है। और कितनी शर्म की बात है कि मनोहर लाल खट्टर जी का ही ओएसडी जाकर नतमस्तक होता है इस बाबा के सामने, राज्यसभा का एमपी जाके नतमस्तक होता है, करनाल की मेयर जाके नतमस्तक होती है और कहती हैं, सब लोग कह रहे हैं कि पिताजी आपका आशीर्वाद हम पे है और आपका आशीर्वाद हमारी सरकार पे है, तभी हमारी सरकार चलेगी। मेरे हिसाब से इन सबको इनकी पोस्ट से हटा देना चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए, और ये राम रहीम की जगह जेल है, इसे जेल में डालो, इसको जेल में सड़ने दो। ये जब बाहर आता है इसको Z+ सिक्योरिटी मिलती है, पूरा महकमा इसके सामने नतमस्तक होता है और पूरा देश इसको देख रहा है, देश के बड़े बड़े लोग इसको देख रहे हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा। आई थिंक इट इज द बिगेस्ट ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस एंड आई रियली थिंक दैट स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन नीड्स टू बी टेकन अगेंस्ट हिम। और मुझे सच में लगता है कि राम रहीम को अभी बुलाकर फांसी दे दो, जिससे कि कम से कम ये काम तो खत्म हो। ये बाहर आता है, ये अपने प्रवचन करता है और उसमें 100 से 150 बच्चियों को बिठाया जाता है वो प्रवचन सुनाने के लिए। वो इंप्रेशनेबल माइंड्स के ऊपर क्या मैसेज दे रही है सरकार? पूरे देश को क्या मैसेज दे रही है सरकार? It is an issue that really boils my blood and I really think that this man needs to be thrown into jail। and ये जितने सरकारी ऑफिसर्स और जितने बड़े बड़े नेता हैं जो राम रहीम की मदद कर रहे हैं, इन सबको भी जेल में होना चाहिए। दूसरी बात कि उनके साथ एक हनीप्रीत थी, जो वो कहते थे कि हम ये हमारी मुंह बोली बेटी है, और फिर बाहर खबर चली कि उनके साथ उनका कुछ रिलेशन है। तो इसके बारे में कोई आइडिया है कि वो क्या, तो
कोई केस, उसका मुंह बोली बेटी थी या क्या है वो? देखिए, ये तो केस की निटी-ग्रिटीज़ हैं। हम उस पे जाते हैं जो बिल्कुल साबित हो चुका है। रेप, इसके ऊपर 2 रेप के चार्जेस बिल्कुल साबित हो चुके हैं। मर्डर के चार्जेस इसके ऊपर साबित हो चुके हैं। जो-जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ये सारे वो हैं जो साबित हो चुके हैं। ही इज़ अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, अ रेपिस्ट एंड अ मर्डरर। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पीपल। जब मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो मेरे ऊपर एक रेप के थ्रेट्स उसके सो कॉल्ड फॉलोअर्स ने दिए। देखिए, हमारे देश में क्या होता है, इस तरीके के लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद पूरा महकमा इनके आसपास घूमता रहता है, क्योंकि अभी इसके पास पावर और पैसा बहुत है। इसका पैसा क्यों नहीं बंद करते? बंद करो, ये बेकार का इसने तमाशा लगा रखा है। क्यों ये प्रवचन देगा? पैरोल पे बाहर आता है तो पैरोल किसी एग्जिजेंसी के लिए होती है कि भाई आपके साथ कोई समस्या हो गई, ठीक है, आपने उसको 2 दिन की 4 दिन की पैरोल दे दी, उसके लिए थोड़ी ना बोला जा रहा है। इसका जब मन आता है प्रवचन देने का, ये बाहर आता है। जितने दिन ये बाहर रहता है वो कहीं ज्यादा है, जितने दिन ये अंदर रहता है वो तो हार्डली एनी डेज है। और उसके ऊपर ये कहती है हरियाणा सरकार, ही इज अ गुड प्रिजनर। व्हाट द हेल? कहां से गुड प्रिजनर है? ये रेपिस्ट और मर्डरर है। इसको सीधे जेल जाना चाहिए और इसके ऊपर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। एंड आई रियली थिंक इट इज हाई टाइम कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं ML खट्टर, वो रिजाइन कर दें। उनसे नहीं चल रही सरकार। दिल्ली 10 सालों में, पिछले तो निर्भया कांड से लेके कांझावाला कांड तक, दिल्ली कितनी सुरक्षित हुई? 10 सालों में कितनी दिल्ली बदली है? और दूसरी कि अभी कांझावाला कांड के दौरान मैंने आपका एक वीडियो देखा, जिसमें स्ट्रिंग में आप जा रही थी और कार वालों ने बदसलूकी की आपसे। तो ये दिल्ली कितना अभी सेफ है? आप एक DCW के तौर पे आपको कितना लगता है? क्योंकि आप जितने सुरक्षित महसूस करेंगी, कहीं उससे 50% महिलाओं को ये उम्मीद लगेगा कि हाँ, हम अगर वो इतने सुरक्षित हैं तो मैं उससे 50% सुरक्षित हूँ। मेरे हिसाब से दिल्ली बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली बहुत असुरक्षित है। और जब अंजलि को सड़कों पे रात में दिल्ली के न्यू ईयर्स ईव पे 13 किलोमीटर तक घसीटा गया, उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया। मैं पहले भी नाइट इंस्पेक्शंस करती थी, पर मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक नाइट इंस्पेक्शन करूँगी। और मैं ये देखना चाहती थी कि जो अंजलि केस के बाद बड़े-बड़े वादे करे गए कि PCR अब बिल्कुल फंक्शनल है, बहुत अच्छे से चल रही है, पुलिस बिल्कुल अलर्ट पे है और दिल्ली में डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो गए हैं, और ये जो बड़े-बड़े वादे हमने सुने सरकारों को करते हुए, मैं उसका रियलिटी चेक करना चाहती थी। तो मैंने रात में इंस्पेक्शन पे निकली। एक मीडिया चैनल भी मेरे साथ गए, उन्होंने भी डिसीजन लिया कि भई वो भी साथ में इंस्पेक्ट करेंगे। तो एब्सोल्युटली सब लोग वेलकम है। हम लोग गए उस इंस्पेक्शन पे और मैं पहले गई मुंडका और घेवड़ा की साइड। घेवड़ा मेट्रो स्टेशन से मैं टिकरी बॉर्डर के मेट्रो स्टेशन तक चल के गई। चलना शुरू किया तो हमने देखा पूरा डार्क स्पॉट है, अंधेरा है, एक कदम से दूसरा कदम समझ नहीं आ रहा। तो उसी वक्त हमने नोटिस इशू किया और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कम से कम डार्क स्पॉट्स तो ख़त्म हो। अगर डार्क स्पॉट्स चलेंगे कि तो किस तरीके से महिला सुरक्षित रहेगी। उसके बाद हमने ये देखा कि जहाँ जहाँ हम रुके, मैं खड़ी थी अकेले, वहाँ वहाँ गाड़ियाँ आके रुक रही हैं, वहाँ ट्रक्स आके रुक रहे हैं, गंदे गंदे इशारे करे जा रहे हैं। रात में 3 बजे के समय मैं एम्स के बस स्टॉप के फ्लाईओवर के ऑपोजिट खड़ी थी एंड आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर। और मैंने देखा कि कभी एक गाड़ी आ रही है, कभी दूसरी गाड़ी आ रही है, कभी कोई ट्रक आके रुक रहा है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये तो कोई दिल्ली में कोई भी लड़की अगर रात में अकेली खड़ी होती है तो उसके साथ ये होता ही है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस करना चाह रही थी कि क्या हो रहा है, कैसा, मतलब वो उसको क्या हेल्प की क्या महसूस करती है, वो उसको क्या हेल्प मिल रहा है। और ये जो बड़े बड़े वादे करे जा रहे हैं कि पुलिस पूरा टाइम पेट्रोल कर रही है और इतनी रिंग रोड पे क्या पेट्रोलिंग है, समझना चाह रही थी। तो जब मैंने देखा कि एक वाइट बेलेनो आके मेरे सामने खड़ी हुई, उसने मुझे बोला कि गाड़ी में बैठो। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं रिलेटिव्स आ रहे हैं मेरे, आप प्लीज़ जाइए, आई डोंट नीड योर हेल्प। तो उसने मुझे बार बार बोला कि नहीं बैठो बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जब मैंने बहुत स्ट्रांगली मना करा तो वो चला गया। लेकिन 10 मिनट के बाद वो वापस आया, नशे में पूरी तरीके से धुत था, गंदे गंदे मेरे को इशारे करने लगा। देखकर मैंने उसको काउंटर करने की कोशिश करी, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी। तो उस समय उसने गाड़ी का जो शीशा एकदम ऊपर कर दिया, मेरा हाथ गाड़ी के अंदर फंस गया, एक्सीलरेटर पे उसने पैर रखा और मैं घसीटते हुए उसके साथ गई। और उस पल में लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं तो अंजलि हो जाऊंगी। थैंकफुली मैं अलर्ट थी, थैंकफुली मैं मतलब थोड़ी सी दौड़ती रहती हूँ, तो मैं उसके साथ गाड़ी के साथ भाग गई, नहीं तो मुझे तो वो घसीट लेता।
तो इतना बुरा हाल है दिल्ली देश की राजधानी में। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है। मैं कोई सिक्योरिटी के साथ नहीं चलती। मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी उस वक्त जब आप ये प्रश्न पूछ रहे थे कि जब महिला आयोग की अध्यक्ष जितनी सुरक्षित होगी तो उससे एक आम महिला मतलब कम या ज्यादा कितनी, ज्यादा, हाँ, कितनी हाँ होगी वो उससे अपने। ज्यादा सुरक्षित होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उतनी ही सुरक्षित हूँ जितनी एक आम महिला सुरक्षित है। इनफैक्ट मैं उनसे कई असुरक्षित हूँ, क्योंकि मेरे को तो हर दिन कोई ना कोई क्रिमिनल या तो रेप का थ्रेट देता है या डेथ का थ्रेट देता है। इतने अटैक्स हो चुके हैं मेरे ऊपर, कोई सिक्योरिटी नहीं है मेरे साथ। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो ये मानते हैं कि उनका दफ्तर एक एसी ऑफिस है। अपना सुबह आइए 10 बजे बैठिए, 6 बजे 5 बजे अपने ऑफिस से निकलिए, फिर उसके बाद घूमिए, ऐश लेकिन कीजिए। ये मैं ये मानती हूँ कि जो पब्लिक ऑफिस में हैं उनका काम है कि वो रात में बाहर निकलें, वो इंस्पेक्शंस करें, वो देखें कि क्या स्थिति है, और सिर्फ फाइलों पे काम ना करें, जमीन पे काम करें। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सब उनका किया धरा है, ड्रामा है, ये सब करवा रहे हैं, तो उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। अब दिल्ली महिला अध्यक्ष के तौर पे उन्हें नहीं रहेंगे। उनका ये कहना है कि मैं रात में 3 बजे सड़क पे लड़कों को रिझाने के लिए खड़ी थी। उनका ये सवाल है कि मैं रात में क्यों निकली। उनका ये सवाल है कि मैंने उसको पकड़ने की क्यों कोशिश की। पुलिस को अपना काम कर देना चाहिए था। तो आप देखिए कि एक तो एक लड़की के साथ गलत होता है, वो उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करती है, उसमें वो उसके साथ और भी गलत करता है। और इतना सब कुछ होने के बाद सामने जिस सरकार को लड़की की मदद करने की जरूरत है, जिसको ये बोलने की जरूरत थी कि हाँ ये गलत हो रहा है, पुलिस को ऐसे सुदृढ़ करते हैं, डार्क स्पॉट्स को ऐसे ठीक करते हैं, वो उल्टा उसी लड़की को कह रही है रात में क्यों निकली, क्यों लड़कों को बैठ के इशारे कर रही थी, यही उस तरीके की लड़की होगी। तो ये एक बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ द वर्स्ट विक्टिम शेमिंग दैट एनीबडी कैन बी सब्जेक्टेड टू, एंड द DCW चीफ वाज सब्जेक्टेड टू दैट लेवल ऑफ हॉरिफिक विक्टिम शेमिंग। बट मैंने अपने आप को ऐसे समझाया, अगर आप देखेंगे निर्भया तक से पूछा गया था तुम दिन में क्यों नहीं गई, रात में क्यों गई, ऑटो में क्यों नहीं गई, बस में क्यों गई, वो लड़का कौन था, अरे तुमने देखा जब बस में 7 लड़के बैठे हुए हैं तो तुम क्यों बस में जाके बैठ गई। ये सारे सवाल निर्भया तक से पूछे गए थे। अभी हमने देखा कि अंजलि की कितनी विक्टिम शेमिंग करी गई, क्या बातें बोली गई उसके बारे में और कितना बोला गया। तो एक तो लड़की घसीट के 13 किलोमीटर तक तड़प तड़प के मरती है, आरोप भी और उसी उसके पे। बाद आरोप भी उसके, पूरा समाज साथ हो जाता है। तो ये जो कुछ नेता कह रहे हैं, मेरा सिर्फ उनसे ये सवाल है, कितनी बार आपने नाइट इंस्पेक्शंस करी, आप सबके पास, जिन्होंने मेरे ऊपर इस तरीके की बकवास बातें करी, सबके पास सिक्योरिटी है। एक दिन सिक्योरिटी छोड़ के दिल्ली की, देश की राजधानी में ना सड़क पे निकलो, तब पता चलेगा कि दिल्ली की लड़कियां क्या झेलती हैं। मैं खड़ी थी वहां पे, वो लड़के आके रुक रहे थे, वो गंदे इशारे कर रहे थे, तो एक लड़की क्या महसूस करती होगी, कभी करके देखो तब समझ में आएगा। और दूसरों की बेटियों के लिए बोलना बड़ा आसान है कि वो तो सड़क पे खड़े होकर रात में 3 बजे 2 डिग्री टेम्परेचर में रिझाने गई है आदमी को, पर मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये बातें बोली हैं वो बहुत अशोभनीय हैं। एंड दीज लोग बोलते हैं, बोलते रहेंगे, but victim shaming is a real thing, and in fact this entire episode that has happened with me, it has only motivated me to work very strongly on this extremely real issue which is victim shaming. हमारे इस देश में सबसे बुरी बात यह है, लड़की बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट करती है, बड़ी मुश्किल से स्टेप लेती है, बहुत बड़ा एक स्टेप होता है, चाहे वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो, चाहे वो एक आम लड़की हो, उसको भी पता है, मुझे पता है, मैं रोज देखती हूँ, एक बार एक लड़की सिस्टम से लड़ने की कोशिश करती है, रिपोर्ट करती है, पहले कुछ आदमी रेप करते हैं, फिर पूरा सिस्टम मिलकर वो रेप करता है, मैं वो सिस्टम को रोज देखती हूँ, फिर भी मैंने उस आदमी को रिपोर्ट करा, मैंने FIR दर्ज कराई, मैंने अरेस्ट करवाया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि वो कल किसी का रेप करे, एंड आई विल फाइट दिस सिस्टम। अच्छा, एक चीज़ थी कि दिल्ली हो या अदर जगह पे घरेलू हिंसा का केस बहुत बढ़ गया है। जब मैं अभी आ रहा था तो आपसे पहले, तो मैं रास्ते में एक मेरे पास मैसेज आया, मैंने पढ़ा कि 2022 में वुमेन्स के वायलेशन केस 30,000 से ज़्यादा दर्ज हुए थे एक स्टेट, और 23% दिल्ली की। तो घरेलू हिंसा का भी शिकार हो रही हैं महिलाएं। रेप तो थ्रेट मिलते ही हैं उनको, अभी कह ही रहे हैं। और प्रशासन कितना तो कामयाब है, ये पूरे न्यूज़ में आप भी हैं और वो भी जानते हैं कि एक तरह से अगर कहा जाए कि वो सिर्फ कोशिश करते हैं हर केस में, बस
एक्शन उनका क्या होता है नहीं दिखता, परिणाम क्या होता है नहीं दिखता। तो घरेलू हिंसा से जो महिलाएं पीड़ित होती हैं, दिल्ली में खासकर, दूसरे स्टेट की तो अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो आप जितना बताएंगे दिल्ली जितनी सुरक्षित रहेगी, उम्मीद वही गांव तक जाएगा कि अगर दिल्ली सेफ है, भारत की राजधानी जितना स्ट्रांग है, तो देश एक गांव कितना स्ट्रांग होगा। तो उनके लिए क्या है, कैसे वो सुरक्षित महसूस करें, वो क्या करें ऐसा जो उनको कुछ ना हो, घरेलू हिंसा का शिकार ना होना पड़े। जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर आपके साथ कभी भी कुछ गलत होता है और एक थप्पड़ भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, कोई भी हिंसा होती है, वो कहीं से भी ठीक नहीं है, आपको उसको फ़ाइट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बहुत बार महिलाओं से मिलती हूँ और वो ये कहती हैं कि हम तो अपने बच्चों की वजह से ये सहते हैं कि हमारे बच्चों पे बुरा असर ना हो। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप रोज़ घर में पिट रही हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा आपके साथ अन्याय हो रहा है और वो बच्चे वो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बुरा सीख उन बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि जो बच्चे हैं, आप उनको एक मैसेज दे रहे हो कि पिटना तो पड़ेगा, कि ज़िंदगी तो ऐसे ही चलेगी। और स्पेशली अगर आपका कोई बेटा है, तो आप उसको ये मैसेज दे रहे हो कि शादी में तो लड़के तो पति तो मारता ही है, पत्नी को तो सहना ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी डिससर्विस आप अपने बच्चों को नहीं कर सकते। तो मैं सारी महिलाओं से यही बोलना चाहूँगी, अगर कोई अब्यूज़ है आपकी शादी में, आप उसके बारे में बात कीजिए, आप उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर फ़िज़िकल अब्यूज़ है, तो उसके लिए तो आपको फ़ाइट करना ही पड़ेगा। एंड दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन इज़ देयर टू सपोर्ट यू। आप 181 हमारी हेल्पलाइन है, उस पे कॉल कीजिए, हम तुरंत आएँगे, हम आपकी मदद करेंगे, बट लड़ना पड़ेगा। देश की महिलाएं अगर जो गांव में बैठी हैं या फिर किसी अदर स्टेट में हैं, यूपी, हरियाणा, दिल्ली को छोड़ के, अगर वो अगर शिकायत करना चाहें तो क्या उनके लिए कोई ऐसा नंबर है? जैसा मैंने देखा कि एक नंबर लिखा हुआ था 7827170170, तो क्या ये सही नंबर है? इस पे फ़ोन करें तो कोई सुन पाएंगे, ऐसा कोई आइडिया? ये नंबर किसका है? ये नेशनल महिला अध्यक्ष की हैं, आयोग की हैं। वो कह रहे हैं कि इन पे हिंसा वायलेंस की शिकायत करेंगे तो आपको हम 24 घंटे ऑन रहते हैं, हम सुनेंगे। अक्सर हमने देखा है कि 1-2 बार हमारे पास केस भी आए हैं कि वो बोलते हैं सर हम फ़ोन करते कोई नहीं सुनता हमें। अगर उनकी सुनवाई हो रही होती वहाँ जहाँ आप बोल रहे हैं, तो फिर ये सारे लोग दिल्ली महिला आयोग नहीं आ रहे होते। दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 6 साल में हुँ, 1 लाख केसेस की सुनवाई करी है। मुझसे पहले जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने 8 साल में सिर्फ़ 1 केस की सुनवाई करी थी। हुँ। तो ये 6 साल में 1 लाख केसेस सिर्फ़ दिल्ली के नहीं हैं, ये देश भर के केस हैं। केरल तक से हमारे पास केस आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से हमारे पास केस आते हैं, राजस्थान से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं। जो सब जगह से थका हुआ होता है, वो दिल्ली महिला आयोग पहुँचता है। और वैसे हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं बनता, पर हम हर केस पे उनके ऑफ़िसर्स को कॉल करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस केस में मदद हो। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो पब्लिक ऑफ़िस होता है, वो जुरिस्डिक्शन से नहीं चलना चाहिए, उसका प्रिंसिपल होना चाहिए ह्यूमैनिटी। तो हम ह्यूमैनिटी के बेसिस पे काम करते हैं। अब 2015 में दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में पहला कार्यकाल शुरू की, तब से आप अभी तक हैं 15, 18, 21। लेकिन ये दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनना जितना आसान लगता है सुनने में कि हाँ वो डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, मतलब ठीक होंगे, अच्छे से ज़िंदगी कटता होगा, क्या इतना आसान है कि एक महिला अध्यक्ष बन गई तो हम हमारा सफ़र एकदम आसान होगा, हम देख पाएंगे दिल्ली को, बस कैबिन से जैसे नेता झांकते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, या टीवी पे देखते हैं कि हाँ ये क्राइम हो रहा है, एक बार आए बाइट दे दिए, अपना बयान दे दिए, उसके बाद फिर सो गए। जी, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी जॉब छोड़कर आंदोलन करना शुरू किया था। ये दो मैं जब 22 साल की थी, मैं तब से आंदोलन कर रही हूँ। और 2006 में सबसे पहले मैंने पहले अपने आंदोलन को जॉइन किया था और मैं तब से ज़मीन पे काम कर रही हूँ। 10 साल मैंने वॉलंटियर किया है, 3 साल मैं झुग्गियों में रही हूँ और सिर्फ़ झुग्गी में रहकर ही मैंने ये समझने की कोशिश की है कि लोगों की समस्याएँ क्या हैं और उनके लिए क्या काम किया जा सकता है। तो ये मेरी चॉइस है। मैंने इस ज़िंदगी को चूज़ करा है। और अगर आप सच के लिए लड़ते हैं, चाहे आप दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हों, चाहे आप प्रधानमंत्री हों, चाहे आप मुख्यमंत्री हों, चाहे आप बहुत बड़े अफ़सर हों, लेकिन अगर आप सच के लिए लड़ते हैं, तो आपकी ज़िंदगी कभी आसान नहीं हो सकती। दिल्ली महिला आयोग को हमेशा से ऐसे चलाया गया है कि ये किटी पार्टी ऑफ़िस हो। अगर मेरे से पहले जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनके 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने 1 केस किया था।
हमने 6 साल के कार्यकाल में 1 लाख केस किए हैं। हम 24/7 अपना ऑफ़िस चला रहे हैं। दिन में काम कर रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं, सैटरडे को काम कर रहे हैं, संडे को काम कर रहे हैं। ऐसे कितने मोमेंट्स आए हैं जब मेरी फैमिली बैठी हुई है और बहुत खुश है कि मैं उनको जॉइन कर रही हूँ, से फॉर अ डिनर और जस्ट फॉर गोइंग आउट और मे बी फॉर अ 1 डे और 2 डे वेकेशन, एंड आई हैव हैड टू कैंसल इट एट दैट मोमेंट जब मैं वहाँ पहुँची हूँ बिकॉज ऑफ द वर्क दैट आई एम डूइंग। तो ये बहुत स्ट्रगल की ज़िंदगी है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आई डोंट इवन हैव सिक्योरिटी। इनफैक्ट मेरे को तो सज़ा मिलती है कि मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, तो उस बात की सज़ा मिलती है। जितनी विक्टिम शेमिंग इस केस में मैंने अभी महसूस करी है, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई आम लड़की भी होती तब भी उसके साथ इतना बुरा किया जाता, जस्ट बिकॉज शी ट्राइड टू कैच होल्ड ऑफ द मैन एंड शी पुट अप अ फाइट। सो मैं ऐसा मानती हूँ कि मुझे हर तरीके से विक्टिमाइज़ करने की बहुत कोशिश करी गई है, लेकिन मेरे अंदर बहुत जज़्बा है। इनफैक्ट जितना ये अत्याचार करते हैं, उतना वो जज़्बा बढ़ता है, बिकॉज़ मैं हमेशा उसको ऐसे मानती हूँ कि मैं भगवान का काम कर रही हूँ और वो भगवान का काम कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक मैं अपने आप को त्याग ना करूँ। तो मैं उन प्रिंसिपल्स पे काम कर रही हूँ एंड आई विल कंटिन्यू टू गिव अप अ वेरी गुड फाइट, एंड जितना मेरे को परेशान करा जाएगा उतना और लड़ूंगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ स्वाति मालीवाल आप की नहीं। इंजीनियर रहीं, समाज सेवा में आईं, अन्ना जी के साथ काम किया, आपको सदस्य रहीं, उसके बाद महिला आयोग में बनी। तो कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि यार इंजीनियर ही बढ़िया था, मैं इंजीनियर ही रहती वही ठीक था, कि ये पता नहीं कहाँ आ गई हूँ कि चारों तरफ से ये सब उलझता हुआ जा रहा है? जी, बहुत स्ट्रगल की ज़िंदगी जीती हूँ, बहुत स्ट्रेस में जीती हूँ, बहुत समस्याएँ झेल रही हूँ और कितनी समस्याएँ ऐसी होती हैं जो आप किसी से शायद शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑन अ पर्सनल लेवल आप रोज़ झेलते हो। आपका परिवार है, मेरे पे रेप थ्रेट्स होते हैं, डेथ थ्रेट्स होते हैं, मेरे घर जाकर चाकू से उन्होंने अटैक करा, मेरी और मेरी मदर की गाड़ी है वो तोड़ दी। मेरी मदर इतनी ट्रॉमा में थी और अभी तक वो ट्रॉमा में है। रोज़ उनको सुबह उठती हैं, उनको ऐसे सपने आते हैं कि मेरी बेटी को कल कोई मार के चला जाएगा। तो ये सारा स्ट्रेस मैं झेलती हूँ और डेफ़िनेटली कभी-कभी ये थॉट आता है कि कहाँ पे फँस गए, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितना मुश्किल है। लेकिन जब ऑफ़िस आती हूँ और मदद करती हूँ किसी की, तो वो जो मैं मदद कर पाती हूँ और उससे जो मुझे दुआ मिलती है, मुझे लगता है वही मेरी बाम है और वो मुझे हील करती है। तो रोज़ हम समस्याएँ देखते हैं, लोगों का दर्द देखते हैं, उस दर्द में लड़ने की कोशिश करते हैं और वो जब एंड में बस एक बार बोल के जाती है कि स्वाति तुमने मेरी मदद करी और मेरी मदद हुई, उससे जो मेरे को दुआ मिलती है और उससे जो मेरे को एक पॉज़िटिव फ़ीलिंग आती है, वो फिर ये सारी चीज़ों के एक अलग है। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि लाइफ़ इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी। आपने क्या फ़ायदा है लाइफ़ का? मैं इंजीनियर होती, डेफ़िनिटली मैं अपने लिए जी रही होती, मेरे पास आज बहुत अच्छी फ़ैमिली होती, मेरे पास पैसे होते, मैं एक कम्फ़र्ट वाली लाइफ़ में जी रही होती, लेकिन मेरी लाइफ़ मीनिंग नहीं होता मेरी लाइफ़ में। आज मेरी लाइफ़ में जितना मीनिंग है और जितने पैशन से मैं काम कर पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं तब कर पाती। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द चॉइस दैट आई हैव मेड। येस, इट इज़ अ वेरी, वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ़। इट इज़ अ लाइफ़ फुल ऑफ स्ट्रगल, बट आई विल लिव इट टू द बेस्ट वैसे ऑफ आप माय साहसी भी कैपेबिलिटी। हैं बहुत। मैंने बहुत वीडियो आपके देखे, जिसमें एक वीडियो मैंने देखा कि उसमें आप कह रही हैं खुलेआम कि मुझे अगर मारना है गोली तो सामने आके मारो, हिम्मत है तुम में तो। ये साजिद खान का भी केस था उसमें। तो इतनी मतलब आप सुरक्षा भी नहीं, अकेले हैं, अकेले रहती हैं, बहुत हिम्मत भी है कि साहस होके खुल के चैलेंज भी दे देती हैं, मारना है तो सामने आओ मुझे मारो। तो कहाँ ये साहस फिर आता कहाँ से? कैसे? सर, मैं ये मानती हूँ कि ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ जो कि बड़ी ज़िंदगी है, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं जी रही, मैं अपने काम के द्वारा लाखों महिलाओं की, लाखों, करोड़ों महिलाओं की मदद कर रही हूँ। तो मुझे डर नहीं लगता। हाँ। और देखिए, जब मरना होगा तब तो मरेंगे, लेकिन जब तक ज़िंदा हैं, तब तो एक्चुअली ज़िंदा रहें। हर मिनट इम्पोर्टेंट है और मैं हर मिनट को पूरी तरीके से जीना चाहती हूँ और मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है, मैं उसको पूरा करना चाहती हूँ। मैं एक ऐसा देश देखना चाहती हूँ जिसमें हमारी देश में जितनी महिलाएँ हैं और बच्चियाँ हैं, वो सुरक्षित हों और वो अपना पूरा हक की ज़िंदगी जी सकें, और मैं उसके लिए लड़ूँगी। उसमें जब भी आप किसी कॉज़ के लिए लड़ते हैं, तो समस्याएँ तो आती ही हैं, अटैक भी होते हैं। हो सकता है आई ऑल्सो लूज़ माय लाइफ़ इन दिस प्रोसेस, बट इट इज़ ओके, आई विल फाइट इट टिल द वेरी एंड। विनेश फोगाट गोल्ड मेडलिस्ट हैं, रेसलर। अब वो उन जैसे लड़कियों को जो एक देश के लिए नाम रोशन कर रही है, उनको
धमकी होता है, उनके साथ भी वो भी शिकार होती हैं। तो ऐसी लड़कियों को क्या करना चाहिए? आप वहाँ गई भी थीं, तो उस पर क्या कर रही हैं? आप कुछ आपने आश्वासन दिया था कि आगे हम करेंगे काम-वाम, तो उन पे क्या होगा? और कैसे एक लड़की सुरक्षित रहे? गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पे उसके साथ ऐसा हो रहा है। मेरे हिसाब से बहुत शर्म की बात है। जब ये इस तरीके की लड़कियाँ देश के लिए मेडल लाती हैं, देश का नाम रोशन करती हैं, सारे नेता लाइन लगा के उनके सामने खड़े होते हैं, एक फ़ोटो हमारे साथ भी। और जब ये लड़कियों के साथ यौन शोषण होता है और उनके साथ उनका बुरी तरीके से हैरेसमेंट करा जाता है और उनको सड़क पे बैठना पड़ता है, जंतर-मंतर आना पड़ता है, तो कोई उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। अब मुझे बताया जा रहा है कि एक कमिटी बनाई गई है और मैं विनेश फोगाट और पूरी जो टीम है उनके टच में हूँ और वो उनको पूरा मेरा आश्वासन आज भी है। वो जैसे लड़ना चाहती हैं उस लड़ाई में पूरी तरीके से मैं साथ दूँगी और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें डेफ़िनिटली एफआईआर भी दर्ज करानी चाहिए और उन्हें इनको छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ इन लड़कियों ने लड़ाई लड़ी है, ये बहुत पावरफुल लोग हैं। 13 साल से वो आदमी डब्ल्यूएफआई का प्रेज़िडेंट बना बैठा है। और अब इतनी बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा एक्सपोज़े हो गया, देश के सारे ओलंपियन सड़क पे बैठ गए, उसके बावजूद उसको मतलब अभी तक प्रेज़िडेंट की पोस्ट से हटाया नहीं है। तो आप देखिए कितने रसूख वाला आदमी है और कितनी शर्म की बात है कि हमारी रोल मॉडल्स को सड़क पे बैठ के रोना पड़ा। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम। डब्ल्यूएफआई प्रेज़िडेंट को, केंद्र सरकार को तुरंत हटा देना चाहिए और जितना इसका रसूख होगा, कुछ नहीं होता, इसको हटाइए, तब जाके देश की महिलाओं को लगेगा कि वो आपके साथ, आप उनके साथ हैं। एक कांड हुआ था जब आप डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष बन रही थी, तो एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में एक नियुक्ति को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसमें बोला गया था कि ये फाइल पास नहीं करेंगे और अभी भी होती है। अभी भी ऐसा होता है जैसे कि एक सास-बहू की झगड़ा होता हो घर में कि हम नहीं करेंगे, वो कहते हैं कर दीजिए। तो तब क्या हुआ था ऐसा कि फाइल ही पास नहीं करते ये? कभी भी कहते हैं फाइल नहीं पास करेंगे। जी, मेरे लिए तो जब मैं डीसीडब्ल्यू चीफ बनी तो मैंने काफ़ी सेक्सिज़्म और काफ़ी एजेज़्म फेस करा। क्योंकि ये बोला गया कि 30 साल की लड़की कैसे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बन सकती है। 30 साल की लड़की के पास अभी वो क्या करेगी? मुझे बोला गया कि दिल्ली महिला आयोग में तुम कर ही क्या लोगी? इसके पास तो कोई पावर्स नहीं है। मुझे बोला गया कि तुम तो किसी की पत्नी हो, इसलिए तुम दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई। तो इस तरीके की बहुत बातें मैंने स्टार्टिंग से फेस करी हैं एंड मुझे लगता है कि मेरे काम ने ये सारी बातों के ऊपर ताला लगा दिया और आज कोई ये नहीं बोलता कि स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष क्यों बनी। इनफैक्ट मैं देखती हूँ कि हर राज्य में ये आवाज़ें उठती हैं और एक अपने आप ही ग्रुप्स शुरू हो जाते हैं कि जैसे ही उनकी महिला आयोग कभी पब्लिकली दिखती है, वैसे तो दिखती नहीं है, लेकिन जब भी वो सामने आते हैं तो उनको यही आवाज़ उठाई जाती है कि तुम स्वाति मालीवाल जैसी क्यों नहीं बनती। तो मुझे लगता है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। द फैक्ट दैट आई एम अ वूमन, that is not to my disadvantage, it is something to my advantage, and I know how to feel happy about my womanhood and work along with it. So I feel that all the women should take all this in their own stride, all these victim shamings that happen, आपको उसको अपना स्ट्राइड में लेना चाहिए। लोग आपको बार बार बोलेंगे कि तुम महिला हो, तुम नहीं कर सकती, तुम छोटी हो, तुम नहीं कर सकती, तुम बड़ी हो, तुम नहीं कर सकती। तो ये सारी बातें हैं, इनको बातें रहना चाहिए और एक महिला चाहे वो 90 साल की क्यों ना हो, चाहे वो 20 साल की क्यों ना हो, वो महिला है, वो लड़ना जानती है और वो लड़ लेगी। तो जीबी रोड पे आप काम कर रही थी कुछ। जीबी रोड पे महिलाएँ हैं बहुत सारी मेरे पास शिकायत आते हैं कि वहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं और महिलाएँ हैं जो फँसी हुई हैं। वो निकलना चाहती हैं, लेकिन उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। वो नहीं निकल पाती। उनको दिन पर दिन वो जितना निकलना चाहते हैं उतना फँसी जा रही हैं। तो उस पे क्या काम कर रही थी कुछ? जी जीबी रोड पे हमने बहुत काम किया है और अभी भी बहुत सारी लड़कियों को हर दूसरे हफ्ते हम जीबी रोड से भी निकाल रहे होते हैं और दिल्ली में और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से हम लड़कियों को निकाल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि जीबी रोड जैसी जगहें पूरी की पूरी तरीके से सत्ता की मिलीभगत से चलती है। जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस का कहीं ना कहीं इनसे कोई ना कोई लिंकेज तो है ही नहीं। तो कैसे ऐसे हो सकता है कि इतना ज़्यादा ट्रैफिकिंग जीबी रोड में चल रही है और उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता? हम बार बार कहते हैं कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग महिला एसएचओ ऑफिसर आप लगाइए, आज तक नहीं लगाया जाता। तो मेरे हिसाब से जो पुलिस की जो
साठ गांठ है, और बाकी जो सत्ता है उसकी भी जो साठ गांठ है वो भी तोड़ी जानी चाहिए। एमसीडी का हमने वहाँ जाके इंस्पेक्शन तक करा रहे हैं, क्यों नहीं एमसीडी इनको डिमोलिश करती है? एमसीडी को, जीबी रोड को बिल्कुल डिमोलिश कर देना चाहिए, और जितनी लड़कियां हैं उनका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। और अब समस्या और बड़ी हो गई है, क्योंकि पहले जीबी रोड होता था, अब तो हर गली में रेड लाइट एरियाज खुल गए हैं। ये जो स्पास दिल्ली में चल रहे हैं, ये स्पा, मैक्सिमम स्पा, इनके अंदर प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है। हमने इतनी कंप्लेंट्स करी, इतनी एफआईआर्स कराई हैं, इतना एक्सपोजे करा है, इतनी रिपोर्ट्स बनवाई हैं। मैंने एक रिपोर्ट बना के हमारी सरकार को सबमिट करी थी, जिसके बाद सरकार ने ऑर्डर करा था, हमारी रिकमेंडेशन मानी थी और क्रॉस जेंडर मसाज बैन करा दी थी। लेकिन अब वो कोर्ट के द्वारा स्टे ले आए हैं, और अब फिर क्रॉस जेंडर मसाज दिल्ली में चल रही है, और बहुत ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, और खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा है। हम वेबसाइट्स हैं ऐसी जिनके ऊपर आप इजीली जाओ, एंड ट्रैफिकिंग भी हो रही है, तो इस प्रोस्टिट्यूशन पे भी हो रहा एक्शन है। नहीं लिया जा सकता वेबसाइट पे कि ब्लॉक बिल्कुल कर लिया दिया जा जा सकता सकता? है, तो बिल्कुल लिया जा सकता कौन है। करेगा, क्या दिल्ली करेगा? पुलिस को पूरी तरीके से इसको ब्लॉक करने की जरूरत है। दिल्ली महिला आयोग कैन फाइल एफआईआर्स, आई हैव डन दैट। दिल्ली महिला आयोग कैन गिव रिकमेंडेशंस, आई हैव डन दैट। डीसीडब्ल्यू एक्सपोज कर सकती है, मैंने बार बार सिस्टम को एक्सपोज करा है। मैं एक बार स्पा के अंदर घुस गई थी, और मैंने देखा कि वहाँ पे एक 17 साल की लड़की, स्कूल की बच्ची थी, उसके साथ 2 आदमी थे। वो सब हमने पकड़ा, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन फैक्ट ये है कि ये इतना बड़ा माफिया है, और इतने हजारों करोड़ का ये बिजनेस है, इसमें जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी इसको बंद कराने की दिल्ली में, मुझे नहीं लगता बदलाव। अच्छा, एक एक और सवाल, अगर कोई देश की बेटी या लड़की जो चाहे कि हम दिल्ली में शिकायत करें, वो कैसे करेगी? आपके पास अगर शिकायत करना चाहे, जो गांव में अभी जो देख रहे होंगे, गांव में किसी भी यूपी, बिहार, हरियाणा, कि हमें दिल्ली डीसीडब्ल्यू पे भरोसा है, तो वो कैसे करेंगे, कैसे आप तक पहुंचे वो? जी, दिल्ली में तो आप 181 पे कॉल करेंगे तो दिल्ली महिला आयोग की हेल्पलाइन है, आप नंबर हम तक लगेगा और हम आपकी मदद कर सकते हैं। बाकी हमें बहुत सारे पत्र आते हैं, तो आप पत्र लिख सकते हैं दिल्ली महिला आयोग को। हमारा ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी काफ़ी सिंपल है, मेरा ही ईमेल आईडी है livingpositive@gmail.com। तो आप इस पे भी अपना कंप्लेंट हमें दे सकते हैं। तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ रीचिंग द कमीशन, एंड इन दिल्ली 181 इज़ द बेस्ट वे। अच्छा, एक आरोप भी लगा था, जाते जाते मुझे एक पूछना है, आप पे आरोप लगता है कि आप बहुत ही मतलब गुस्सैल हैं, बहुत गुस्सा में रहते हैं, कुछ भी जो भी बात करने जाता है वो ज़्यादा ही गुस्सा से बात करता है, और मतलब नॉर्मल नहीं है, फिर खौफ फैलाती हैं। ये कितना वो है, सही है? देखिए, इस बात के 2 पहलू हैं। एक तो मेरा जो काम है, अगर उस काम में मेरे को गुस्सा नहीं आता, तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी। अगर एक 8 महीने की बच्ची जिसके साथ बलात्कार होता है, और मैं उससे मिलने जाती हूँ, और वो खून में लथपथ पड़ी है, और उसको मैं जब अपनी गोद में लेती हूँ, अगर मुझे इस सिस्टम पे गुस्सा नहीं आएगा, तो मैं इंसान कहलाने लायक नहीं हूँ। तो मेरा गुस्सा जायज़ है। अंजलि हो, या श्रद्धा हो, या मैं खुद हूँ, या निर्भया हो, या छावला की विक्टिम हो, या बिल्किस बानो हो, या ये 8 महीने की बच्ची हो, या 90 साल की औरत हो। दिन में, हर दिन मैं 500 महिलाओं की मदद करती हूँ। उनका गुस्सा मेरे गुस्से का हिस्सा बनता है। तो मेरा गुस्सा सिस्टम से है, और वो गुस्सा मेरे हिसाब से पूरी तरीके से जायज़ है। बाकी मैं ऐसा भी मानती हूँ दैट इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन इन दिस सिस्टम, तो ये बातें तो बड़ी फैलती हैं कि वो तो बड़ी गुस्से वाली है। बट मैं उसको अपनी एक इनाम की तरह मानती हूँ कि हाँ, वो एक होता है गुस्सा उस लेवल, मतलब उसमें काम करते करते भी माइंड में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा हो जाता है, तो तो लोग देख के कहीं छवि तो ऐसा नहीं बना रहे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे जब जो पर्सनली मिलता है, वो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसे बोलता है कि मेरे को गुस्सा की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे एक्चुअली गुस्सा नहीं आता है। जैसे मैंने बोला, मेरे को ये लगता है कि हर दिन ज़िंदगी में पहले से थोड़ा बेहतर होना चाहिए। सर्कमस्टांसेस नहीं बदल सकते आप, पर अपना एटीट्यूड और आउटलुक बदल सकते हो। तो मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली लेने की कोशिश करती हूँ। विपश्यना का कोर्स करती हूँ, विपश्यना मेडिटेशन अपनी छोटी सी ज़िंदगी में 20 कोर्स करके बैठी हूँ। तो गुस्सैल तो नहीं हूँ, और कोई पर्सनली मिल लेता है तो उसे तो बिल्कुल ही नहीं लगता कि इसको ऐसा गुस्सा आता होगा। मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो तो वो गुस्सैल है नहीं वो। है, लेकिन सिस्टम से गुस्सा है, सिस्टम से एक लड़ाई है, सिस्टम से एक फ्रस्ट्रेशन है, सिस्टम से एक एक आशा है
कि बदलाव हो सकता है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को अनशन पे बैठने की क्या ज़रूरत है? पहली बार अनशन पे बैठी तब 10 दिन के अंदर छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सज़ा हो, ये देश में कानून बनवाया है मैंने। उसके बाद दोबारा अनशन पे बैठी क्योंकि कानून बन उसमें गया तो पर इम्प्लीमेंट नहीं आपने हुआ। 3 चीज़ें माँगी की थी जो मेन था। जी, तो वो उस सारी चीज़ें मैंने मनवाई हैं। अगर गुस्सा नहीं होता, तो वो अनशन नहीं होते। अगर गुस्सा नहीं होता, तो सड़क पे नहीं निकलती, ऑफ़िस आती, ऑफ़िस की तरह काम करती, घर जाती। इफ आई जस्ट डू दैट, देन दिस प्लेस इज़ अ वेरी कुशी प्लेस। बट अगर आप सिस्टम से लड़ोगे, तो सिस्टम वापस आपसे लड़ता है और आपको छोड़ता नहीं है। एक सवाल अंत है, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछूँगा। कि आपकी शादी हुई थी उसके बाद 2020 में तलाक हो गई, तो क्या था ये? अक्सर लोग बोलते हैं कि नहीं वो जवाब नहीं देती क्योंकि उनसे पूछना नहीं, वो बोलना नहीं चाहती। इसलिए मैं सोचा कि पूछ लूँ। नहीं, ऐसा कौन बोलता है? मैं तो खुल के मतलब बात करती हूँ। ऐसे वो करते हैं कि नहीं, मैंने जितने से पूछा बोलते हैं कि नहीं तलाक पे वो बात नहीं नहीं, करती। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई हैव क्या ऑलवेज़ हुआ था स्पोकन ऐसा? क्योंकि अबाउट इट। नवीन भी आम इनफैक्ट आदमी में थे। इनफैक्ट मैं जब मेरा डिवोर्स हुआ, तो जनरली लोगों का डिवोर्स होता है तो वो इस बारे में बात नहीं करते हैं। पर मैंने तो अपना डिवोर्स हुआ और उसके बाद मैंने ट्वीट करा और मैंने सबको बताया कि हाँ, एक मेरी फेयरी टेल थी, वो ख़त्म हो गई एंड एवरीबॉडी शुड नो अबाउट इट। एंड आई वाज़ वेरी अपसेट एंड मुझे बहुत बुरा लगा कि डिवोर्स हुआ। 7 साल तक शादी थी और बहुत दुःख हुआ। लेकिन मैं उसको छुपाना नहीं चाहती क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं करा। मैंने पूरी अपनी शिद्दत से, क्योंकि मैं बड़ी परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ बहुत शिद्दत से करती हूँ। तो वो शादी तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी और मैंने बहुत शिद्दत से उस शादी को 7 साल निभाने की कोशिश करी, पर नहीं निभी क्योंकि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है। शादी के 2 साल के बाद से हम अलग रह रहे थे, तो 5 साल हमने ज़िंदगी अलग-अलग ही काटी है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं उस अलग-अलग ज़िंदगी को बस पब्लिकली ये दिखाऊँ कि नहीं जी मेरी शादी हो रखी है। मुझे नहीं लगा कि वो शादी मेरे लिए ठीक है, क्योंकि उससे मेरे को ना तो स्पिरिचुअली, ना किसी भी तरीके का कोई कुछ मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो ही इज़ अ नाइस पर्सन, मेरे को उनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। वो अच्छे आदमी हैं और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताएँ, लेकिन मैं नहीं रह सकती और मैंने ये डिसीज़न लिया। मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल डिसीज़न था और काफ़ी सुनने को भी मिला कि ये तो जैसे आपने बोला गुस्सैल होगी इसीलिए हाँ, इसका इसलिए मैंने डिवोर्स आपसे हो गया। खुल के नहीं, पूछ इसी लिया नहीं, कि दैट्स ये ओके, दैट्स ऑलराइट। बट वो लोगों का परसेप्शन होता है और इस देश में जजमेंट फॉर्म करना बड़ा आसान होता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं जो भी काम करती हूँ पूरी शिद्दत से करती हूँ। ये शादी मैंने बहुत ईमानदारी से, बहुत शिद्दत से निभाने की कोशिश करी। 7 साल मैंने वो शादी निभाई है जो मुझे लगता है कि कोई और शायद 7 महीने भी नहीं निभा सकता। मैंने अपना 120% दिया, बट फिर भी वो शादी नहीं चली एंड आई एक्सेप्ट इट एंड आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली 3 साल हो गए डिवोर्स को एंड आई हैव नेवर बीन हैप्पियर। मुझे ऐसा लगता है मेरे सर का एक बहुत बड़ा बोझा उतर गया और मैं बहुत खुश हूँ और मैं सब महिलाओं से बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी शादी अब्यूज़िव है, अगर आपको लगता है कि आप शादी में खुश नहीं हैं, तो आप अपने लिए डिसीज़न लीजिए और अपने आप को सोच के डिसीज़न लीजिए। और मैंने जब डिवोर्स लिया, मैंने पूरी मेहनत करके शिद्दत से कन्विंस करा अपने हस्बैंड को और म्यूचुअल डिवोर्स लिया। मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया, मैंने उनके ऊपर कोई केस नहीं करा, बट मैं उस शादी से निकली एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट बिकॉज़ आज मैं जो काम कर पा रही हूँ, वो कहीं ज़्यादा एनर्जी से कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे सर के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझा ख़त्म हो गया। क्योंकि जब आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही होती है, तो आपके सर पे बहुत बड़ा बोझ हो जाता है और बहुत नेगेटिव हो जाते हो। तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट, द फैक्ट दैट आई डिड नॉट लेट सोसाइटल नॉर्म्स डिक्टेट हाउ आई लिव। आई लिव अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ राइट। जो अच्छा है, जो सच है, मैं उसी के लिए ज़िंदगी जीऊँगी और मैं बिल्कुल हिपोक्रेसी में विश्वास नहीं रखती। अगर मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, अगर मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही और मैं उस शादी में कंटिन्यू करती हूँ, तो मैं और महिलाओं को क्या मदद करूँगी, क्या उनको सीख दूँगी? तो मैंने अपनी शादी को जब तक शादी में थी पूरा 120% दिया, बहुत शिद्दत से निभाने की कोशिश करी, लेकिन जो चीज़ निभ ही नहीं सकती, उसको बेटर है कि तोड़ दो। आपने न्यूज़ के साथ इतने स्पेशल बातचीत की, हर मुद्दे पे खुलकर बातचीत की और आप लोगों से भी कहेंगे कि जितना बताएँ स्वाति मालीवाल, अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर कंप्लेन कीजिए।
नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, इनसे डायरेक्ट शिकायत कर सकती हैं, लेकिन सहना नहीं चाहिए, इतना सहिए जितना आप टूट ना सकें। टूटने के बाद फिर जुटना मुश्किल होता है। तो आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी स्वाति मालीवाल, जो हमारे साथ बेबाक होकर हर एक मुद्दा पर, चाहे वो उनके गुस्सैले अंदाज हो या फिर शादी से तलाक हो या फिर सिस्टम से लड़ाई हो, उन सब पे खुलकर बातचीत की। आप न्यूज़ तक पर देखिए। आपका अगर कोई शिकायत है तो कमेंट जरूर कीजिए। जो भी अगर होगी मैं कोशिश करूंगा कि इन तक वो मामला पहुंचे और आपका मदद हो सके। आप देखते रहिए न्यूज़।